एक बच्चे के माइंड में देखिए कितने फियर्स हैं आज की डेट में। अब उस फियर से क्या कभी भी कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म कर पाया है? आप कोई ओलंपिक खिलाड़ी को पूछ लीजिएगा, अगर उसके माइंड में एंड मोमेंट पे फियर आ गया ना, वो जीता हुआ रोनाल्डो भी क्यों ना हो, वो जीता हुआ मैच हार जाएगा। उसके पास ये नहीं है तो बहुत बुरा आपके साथ हाल होने वाला है। लेकिन सच बोलूं तो 30 इयर्स की उम्र तक या 27 इयर्स की उम्र तक मुझे जो संगत मिली, वो संगत मिली कि यार अपन तो एवरेज हैं, बस नौकरी कैसे पकड़ लें। पेरेंट्स कह रहे हैं नौकरी कर ले, रिलेटिव्स कह रहे हैं नौकरी कर ले, सारे दोस्त भी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं नौकरी कर ले। पेरेंट्स वो समझा नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स क्या है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले चिल्लाते हैं। अब बच्चा पढ़ने से पढ़ा है? कभी पेरेंट्स खुद पढ़े हैं पढ़ने से? ऐसा बोलने से कभी पेरेंट्स खुद पढ़े हैं? नहीं पढ़े। आज हजार ऑप्शंस हो गए हैं, आज डिस्ट्रैक्शंस लाखों हो गए हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम रेलेवेंट है ही नहीं। सबको चाहिए पैसा आ जाए, सबको चाहिए मेरा बच्चा तो मतलब सुपरस्टार बन जाए, लेकिन बच्चे के लिए वो प्रोसेस कोई फॉलो करना नहीं चाहता। और उनको मैं बोलूँ कॉन्शियस प्रैक्टिस, ये नहीं होता सर। अच्छा मेडिटेशन, नहीं सर ये नहीं होता। अच्छा जल्दी उठना, वो भी नहीं हो सकता सर। अच्छा किताब पढ़ लो, अरे सर बोर होता है। सबके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन सिर्फ सपने होते हैं। सपनों को सच में अगर सफलता में तब्दील करना है तो उसके लिए लगती है ट्रेनिंग। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट सवाल, सपने हैं क्या आपके पास? अगर हैं तो छोटे या बड़े? अगर बड़े सपने हैं तो क्या लगता है, तैयारी बड़ी लगेगी या छोटी? तैयारी भी बड़ी लगेगी। और अगर जब तैयारी बड़ी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए चाहिए ट्रेनिंग। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज नए इस एपिसोड के अंदर, जब आप अपने ब्रेन को उस फाइन ट्यून तक ले जाओ जिससे आप सारे सपने, चाहे आपको घर, चाहे आपको बंगला, चाहे आपको रिश्ता, कुछ भी अचीव करना है। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, इस पूरे भारत में जाने वाले कोच बीएसआर के नाम से भूपेंद्र सिंह राठौड़ जी आज हमारे बीच में हैं, जो आपको माइंडसेट पे कैसे काम करना है वो सिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विकास जी, एंड रियली हैप्पी टू बी हियर। दैट्स कंप्लीटली माय प्लेजर सर। और आपकी हमने पूरी जर्नी देखी है और बहुत अच्छा लगता है लोग आपसे कैसे दिल से कनेक्टेड हैं। मैं बस वही समझना चाहता हूँ कि वो जो दिल से दिल का जो रिश्ता आपने अपनी ऑडियंस के साथ बनाया है, हम चाहते हैं कि वही हम नॉलेज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर। हमारे पास जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस के पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहला, करने की इच्छा है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि एक बार में लगता है कि सब कुछ कर जाएंगे और अगले ही क्षण लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ये? इसको हम लोग कहते हैं क्रेजी 8। क्रेजी 8 क्या होता है कि एक दिन आप जाते हो कि यार मैं सब कुछ कर लूंगा, दूसरे दिन आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ जाते हो, नहीं कैसे हो पाएगा। एंड जब आदमी कहता है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, उस समय आदमी को लगता है अब तो बस वो बहुत काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है, वो सोचता है कि यार मेरे जैसा कोई है ही नहीं। उस समय उसके अंदर आ जाता है ईगो। और जैसे ही वो जोन खत्म होता है, वो शुगर रश मान लीजिए, या हो सकता है उसको कहीं से मोटिवेशन मिल गया है। तो हम लोगों को तो वैसे ही बदनाम है कि मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन देते हैं, और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। एक्चुअली हम लोग स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और ये क्रेजी 8 की समस्या, जैसे ही आदमी ऊपर जाएगा तो ऊपर कब तक रह पाएगा। आप भाग लोगे, स्प्रिंट बहुत तेज भाग लोगे, 100 की स्पीड से भाग लिए, लेकिन अल्टीमेटली देन यू विल गेट टायर्ड। सो कहते हैं जिंदगी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एंड इसीलिए मैं एटॉमिक हैबिट्स को बहुत ज़्यादा लोगों को बार बार बात करता हूँ उसके ऊपर कि यार एक चीज़ जो पकड़ ली ना, उसको कंसिस्टेंटली करो और अगले 10 20 25 साल मत छोड़ो। लोग कहते हैं अब मैं इस चीज़ को 3 महीने करूंगा। 3 महीने क्यों? अगर वो आपको रिजल्ट देने वाली है तो पूरी लाइफ टाइम क्यों नहीं। और राइट, जैसे मेरा उसूल यही है जिंदगी में, जो करो ना फिर पूरा 100% करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि अगर आपने 100% नहीं किया तो 1% आपको डाउट आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। आप भागे थोड़े दिन और उसके बाद डाउट आ गया, बिकॉज यू विल गेट टायर्ड ऑब्वियसली। सो इस क्रेजी 8 से बाहर निकलना, और इस क्रेजी 8 से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने माइंड को परमानेंटली कंडीशन करना, यानी प्रोग्राम करना। होता क्या है, स्कूल में सभी ने कहा भाई मार्क्स अच्छे आने चाहिए, स्टूडेंट जा रहा है स्कूल में, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब क्या इज ही रियली पैशनेट अबाउट दैट? वो नहीं पढ़ रहा है। वो क्यों पढ़ रहा है? माता पिता ने भेज दिया भाई, सब माता पिता ने भेज दिया। टीचर्स कह रहे हैं भैया मार्क्स लाना पड़ेगा, फेल हो गया तो तेरे को क्लास से बाहर निकाल देंगे, मुर्गा बना देंगे तेरे को। ये मतलब एक बच्चे के माइंड में देखिए कितने फियर्स हैं आज की डेट में। अब उस फियर से क्या कभी भी कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म कर पाया है? आप कोई ओलंपिक खिलाड़ी को पूछ लीजिएगा, अगर उसके माइंड में एंड मोमेंट पे फियर आ गया ना, वो जीता हुआ रोनाल्डो भी क्यों ना हो, वो जीता हुआ मैच हार जाएगा।
कल आज ही सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था और आज सुबह के अखबार में रियल मैड्रिड का गोल मतलब किसी दूसरे क्लब के साथ मैच था और एम्बापे जो कि आज की डेट में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है, पेनल्टी कॉर्नर उसे मिला। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि एम्बापे और रियल मैड्रिड ने पिछले कुछ मैचेस खोए हैं, तो एम्बापे के ऊपर प्रेशर था परफॉर्मेंस का एंड ही कुड नॉट डिलीवर इन दैट प्रेशर। इतना बड़ा प्लेयर अगर उस प्रेशर में कहीं ना कहीं रुक जाता है, और वही एम्बापे अगर उस मोमेंट में वो सोचे कौन सा प्रेशर यार, कहां का प्रेशर, मेरे को तो मैच खेलना है, आई डोंट रियली केयर अबाउट प्रेशर, मुझे तो मैच खेल। अभी आप और मैं ये प्रेशर ले लें कि ये पॉडकास्ट कितने लोगों तक पहुंचेगा, तो आई एम टेलिंग यू आपकी और मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी यहीं। सो ये जो क्रेजी 8 है ना सर, इससे बाहर निकलना है लोगों को, क्योंकि लोग जैसे ही मोटिवेशन में अप जाएंगे वैसे ही, जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना ज्यादा, कहते हैं ना बचपन में कहते थे जितना हंसेगा ना उतना रोलेगा कई बार, तो जितना ज्यादा आदमी सिर्फ मोटिवेटेड रहेगा उतना जल्दी वो नीचे आएगा। इसीलिए इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट। अगर आपके पास ये नहीं है तो बहुत बुरा आपके साथ हाल होने वाला है। तो आपने जैसे कहा कि बच्चे करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, बिकॉज उनको पहली चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बच्चा तो अबोध है, उसको क्या पता, वो तो जो देख रहा है, टीचर्स उसको जो कह रहे हैं, सबने फियर डाल दिया, वो तो कहता है हाँ मार्क्स लाना ही सब कुछ है, और वो नहीं कर पाता है उसके बाद, बिकॉज टीचर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल रियलिटी तो ये है, आप 1000 टीचर्स से पूछोगे ना तो 1000 के 1000 टीचर्स के साथ भी यही चल रहा है, किसी दिन तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, किसी दिन हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, पेरेंट्स के साथ भी यही चल रहा है। सो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, भावनाएं ट्रांसफर होती है। आप पॉजिटिव लोगों के साथ जाके बैठ जाओ, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाओगे, भले वो आपको कुछ बोले या ना बोले। आप किसी मंक के साथ बैठ जाओ, भले वो 10 घंटा मौन भी बैठा है, आपके अंदर उसकी शांति ट्रांसफर हो जाएगी। टोटली एग्री, 100% सर। मेरा ये अगला सवाल भी यही होने वाला था कि क्या सच में ग्रुप से फर्क पड़ता है? क्योंकि क्या होता है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जैसे घर में आजकल सिखाने लग गए हैं, किसी को बताना नहीं है, क्या प्लान है वो इस बारे में डिस्कशन नहीं करना। फिर अजीब अजीब सी कोट्स आने लग जाती हैं कि वो आप कुछ चीजें प्राइवेट रखिए, ठीक है, वो शास्त्रों से कनेक्ट कर देंगे, चाहे ना ही कहा हो शास्त्रों में। बिल्कुल। तो जब मैं ग्रुप में रहूंगा तो उसे बात तो बताऊंगा। और पहली बात तो पहला चैलेंज ये है, क्या ग्रुप में रहना है? दूसरा, ग्रुप मिलता भी नहीं है सर, क्या करें उसके लिए? ग्रुप तो हमेशा रहता है, देखिए हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर जगह पे हर तरह के लोग हैं। बस ये है कि आपका इंटरेस्ट उस समय कहाँ है, आपका भटकाव उस समय कहाँ है। मैं तो ये कहूँगा 90% यंगस्टर्स तो भटके हुए हैं। मैं भी जब अपने यंग एज में था तो भटका हुआ था, तो मुझे भी लगता था कि बस मैं तो बॉडी बिल्डिंग कर लूँ, मैं जिम चला जाऊँ, ये कर लूँ, गर्लफ्रेंड्स बना लें, या फिर पढ़ाई की जिम्मेदारी तो ठीक है, पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, तो सिंसियर ज़रूर रहे हमेशा से। एक पेरेंट्स का भी डर रहता था, समाज में एक इज्जत का वो था। लेकिन सच बोलूँ तो 30 ईयर्स की उम्र तक या 27 ईयर्स की उम्र तक मुझे जो संगत मिली, वो संगत मिली कि यार अपन तो एवरेज हैं, बस नौकरी कैसे पकड़ लें। तो बस कभी माइंड सोच ही नहीं पाया नौकरी से ऊपर, कभी सोच ही नहीं पाया 20,000 रुपए से कमाने से ऊपर। इनफैक्ट उसमें भी डर लगता था कि 20 भी कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। तो पूरी संगत क्या हो गई, पेरेंट्स कह रहे हैं नौकरी कर ले, रिलेटिव्स कह रहे हैं नौकरी कर ले, सारे दोस्त भी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं नौकरी कर ले। तो पूरा का पूरा संगत और एनवायरनमेंट क्या है, नौकरी का। और मैं हमेशा कहता हूं शिक्षा का उद्देश्य जब तक नौकरी पाना होगा तब तक नौकर ही पैदा होंगे। सी इट्स नॉट अबाउट डूइंग अ जॉब, जॉब इज नॉट डिफरेंट, आई मीन बैड, लेकिन माइंडसेट जो जॉब में हो जाता है आदमी का वो बैड है। आज मैं कितना भी कहता हूं मेरी टीम को कि भाई जैसे मैं कर रहा हूं काम वैसे करो तो सही, एक साल सिर्फ। आज मेरे साथ वो 8-8 साल से हैं, कोई 7 साल से, कोई 6 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। एक साल वो देने को तैयार नहीं है एक एंटरप्रेन्योर की तरह उस ऑफिस में। एक साल में उनको कहता हूं एक साल मत सोचो पैसा कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचोगे तो भी उतना ही सैलरी आने वाली है। एक साल उस सैलरी को अपना प्रॉफिट मान लो। जैसे मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया, या आपने भी अपनी प्रैक्टिस जब शुरू की होगी, तो शुरू में हमें किसने पैसा दिया? किसी ने नहीं दिया। तो शुरू में मेरे पास 2010 में मैंने नौकरी छोड़ी, 2010, 11, 12 में मेरे पास कितना पैसा आता था महीने का? कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40,000। और नौकरी में कितना आता था? वही 30,000। लेकिन यह है कि अगर मेरे साथ कोई भी इंसान उस समय ऐसा था, या मैं भी ऐसा था जो कि अपने टीचर के साथ जब कर रहा हूं काम, तो मैं उसको बिजनेस समझ के कर रहा हूं कि यार मुझे इसमें महारत हासिल करनी है,
आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट इन दिस, दिस इज माई जॉब, दिस इज माई ऑफिस, यहां से मेरा सैलरी मिल रहा है, यहां से ही मेरी जीवन की नींव पड़ेगी। इसी बिजनेस से, इसी जॉब को करते हुए मेरा फाउंडेशन बन रहा है। एंड अगर मैंने उस फाउंडेशन को, या उसी कॉलेज में मेरा फाउंडेशन बन रहा है, अगर मैंने ऐसा ले लिया ना, तो देखिए मैं कहां से कहां पहुंचता हूं। तो जैसे आपने कहा ना कि ग्रुप नहीं मिलता, तो वास्तव में उस समय मेरे आसपास के लोग ऐसे थे और मुझे लगता था कि ग्रुप ऐसा ही है। तो आज मैं सभी पेरेंट्स को कहूंगा, देखिए कोचेस खर्चा नहीं है, पेरेंटिंग कोच के पास जाइए आप है ना, हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्ट्रैटेजिस्ट के पास आइए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कोचेस के पास जाइए, अपने बच्चों को विकास जी के पास भेजिए, अलग अलग कोचेस के पास आप भेजिए। इसलिए नहीं कि इससे कोचेस का बिजनेस बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि बच्चे को अवेयरनेस ही नहीं है तो वो ग्रुप ढूंढेगा कैसे। एग्रीड। उसको तो लगता है ये तो 4 लोग मेरे जैसे हैं, बस यही मेरे हैं। लेकिन उसको बचपन से अगर पता लगा व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द फ्यूचर, एंड पेरेंट्स वो समझा नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले चिल्लाते हैं। अब बच्चा पढ़ने से पढ़ा है, कभी पेरेंट्स खुद पढ़े हैं पढ़ने से? ऐसा बोलने से कभी पेरेंट्स खुद पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो बच्चा उनकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि फॉर ग्रांटेड लेता है। मैं भी मेरे बच्चे को कितना भी अच्छा, मेरे को लोग फुल फॉलो करते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं बोलता हूं तो वो लेवल का असर नहीं हो पाएगा। I really need to have those kind of coaches, trainers and that kind of an environment जहाँ वो देखे कि यार और बड़ा सोचने वाले लोग हैं, और बेहतर सोचने वाले लोग हैं, किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। So I think संगत का असर तो बहुत बड़ा है विकास जी, बहुत बड़ा है। सर पहले तो गिव मी हाई फाई, क्योंकि मैंने भी 2010 में जॉब छोड़ी थी। अरे क्या बात है। और मुझे माइंडसेट वाली जो आप बात बोल रहे हो ना, वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा सही से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि जब मैं पढ़ने में ठीक ठाक था सर, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं था, मेरा भाई बहुत टॉपर रहा है, तो एक ना मेंटल प्रेशर था यार, अपन ठीक ठाक सही है। तो मुझे वो दिन याद है जब एक कंपनी में, मतलब मैं बैंक में था, तो मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ इन्होंने पूछा भाई कितनी सैलरी चाहिए। मैंने क्या बोला, मैं 2004 या 3 की बात कर रहा हूँ, सर 10,000 बहुत रहेंगे, मतलब उससे ज़्यादा सोचा ही नहीं। करेक्ट। और फिर बाद में लगा यार महंगा ही गलत है, क्योंकि सोच ही गलत थी, लिमिटेड बिलीफ था। उसका पीछे का रीजन था शायद मेरे जो सराउंडिंग में थे, या जिनमें मैं बैठता था, शायद लेवल वही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोस्त अच्छे नहीं, दोस्त तो बहुत अच्छे रहे, आज भी भगवान की दया से उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। ट्रू ट्रू ट्रू। टोटली एग्री सर, 100%। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो आपने बात बताई ना, मेरे को सारा फ्लैशबैक में ले गया कि हाँ यार ये सब कुछ हुआ था। लेकिन सर जब ग्रुप की बात आती है ना, तो आज का पेरेंट तो ये सिखा रहा है, दो हम बात करने वाले हैं, जैसे जो 25 से 35 के बीच का, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो न्यूरो साइंस ये बोलती है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है पहले 12 साल में बन जाता है। ट्रू। और अगर आप 100 साल के लिए इस धरती पे हैं, तो अगले 88 ईयर्स वहीं रहने वाले हैं। और हम ये बोलते हैं कि नहीं, वो बिलीफ सिस्टम शिफ्ट हो सकता है थ्रू ग्रुप या थ्रू कोचेस। और हार्वर्ड बिजनेस की रिव्यू स्टडी भी बोलती है, अगर आपके पास कोच है, गाइडेंस वाला कोई कोच है, तो फिर आपकी सक्सेस के चांसेस लगभग 82% बढ़ जाते हैं। सो ट्रू। तो आई टोटली एग्री। अब आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें ना कॉलेज में ही सिखा देनी चाहिए, स्कूल में सिखा देनी चाहिए? देखिए, हर चीज़ एक टाइम के हिसाब से रेलेवेंट होती है। आज से 50 साल पहले जो एजुकेशन सिस्टम रेलेवेंट था, कि उस समय बच्चे को इसी तरह से तैयार करना उचित था, तो दैट वाज फिक्स। लेकिन आज 1000 ऑप्शंस हो गए हैं, आज डिस्ट्रैक्शंस लाखों हो गए हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम रेलेवेंट है ही नहीं। आज मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन ही हर स्कूल में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा शायद 10वीं तक आते आते तो वो खुद समझ ले कि ये ही मेरी ट्रू कॉलिंग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे मिली मेरी ट्रू कॉलिंग। मैं तो अकाउंट्स कर रहा था, मेरे को यही था कि कॉमर्स भाई कर लो, CA VA तो अपन बन नहीं पाएंगे, तो कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब करनी है, इतना ही लगता था। ये करते करते फिर पापा ने कहा नहीं, कंप्यूटर कोर्स कर लो, कंप्यूटर कोर्स अच्छा होता है, कंप्यूटर कोर्स करने लग गए। उसके पहले ये था कि सभी लोग है ना, मेरे को सबसे सेफ लगता था आर्मी में चले जाओ भाई, 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, लास्ट में पेंशन आ जाएगी, क्योंकि दादा नाना जी वगैरह का वो बैकग्राउंड था। तो एक्सपेरिमेंट पहले NCC का लिया, फिर लगा कि यार ठीक है, उसमें बड़ा पैशन तो आ रहा था, बट IT में जब आए तो उससे भी ज़्यादा पैशन आने लगा। इनकम टैक्स अकाउंटिंग किया तो उसमें भी बहुत अच्छा लगने लगा।
बट ऐसे करते करते 10-5 और चीज़ों से एक्सपेरिमेंट हो गया। राइट, जब मैं पुणे आया तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, आईटी में जॉब तो कर ही रहे हैं, आईटी में भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर काम कर लिया। उसके साथ साथ फिर मैंने कहा जिम भी चलते हैं, सिंगिंग भी सीखते हैं, गिटार भी बजाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक होती है ना बचपन से एक हॉबी टाइप की चीज़ें, वो एक्सप्लोर सारी किया मैंने आपने। किया। और ऐसे करते करते मैं एक दिन पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में चला गया, और वहां से मैं कहता हूं कि जो आपका पैशन होगा ना आपको पकड़ लेगा। तो आज के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलने की जरूरत है कि बच्चे को अगर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मिले होते, या ये पब्लिक स्पीकिंग की क्लास हो रही है, ये आजकल कई अच्छी स्कूलों में हो रहे हैं लेकिन मैक्सिमम में नहीं हो रहे हैं। तो पेरेंट्स जो बच्चे को सिखाते हैं ना कि भैया ये करो वो करो, लेकिन पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो लोग कमाने में बिजी हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे को राइट एनवायरनमेंट में डाल दो और बचपन से ये चीज़ें सिखाने के लिए करो और पुश करो उसको। आई नो दैट इट्स नॉट राइट टू पुश द किड, बट मुझे लगता है कि ये हम लोगों ने गलत समझ लिया है कि इट्स नॉट राइट टू पुश द किड। पुश करे बिना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बच्चा एक पुश करने का मतलब ये नहीं कि तू इंजीनियर ही बनेगा, दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कह रहा हूं उसे पुश करो कि ये भी ट्राई कर, ये भी ट्राई कर, ये भी ट्राई कर, तेरे को जो अच्छा लगता है, तेरे को इनमें से जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको ज्यादा ट्राई कर। तो Agreed. ट्राइंग एंड फेलिंग, हम लोग फेलियर से डर जाते हैं, इसके लिए ट्राई नहीं करते हैं। अच्छा, उसके पीछे सभी पेरेंट्स शायद ट्राई भी करना चाहें लेकिन पैसों का भी प्रॉब्लम आता है। बट दोस्तों देखिए, हर चीज पैसे से नहीं होती, क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्री। अभी मैं परीक्षित सर के साथ, जो पेरेंटिंग कोच, उनके साथ पॉडकास्ट में था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे ही बच्चा 14 का हो जाए ना, तो पूरा फोकस स्किल डेवलपमेंट पे लगा दो, कोई ना कोई Absolutely. स्किल दो। उसके लिए आपको अलग अलग स्किल सिखानी पड़ेगी, तो वो जितना सीखेगा उतना उसको एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि एक लैंग्वेज अगर बच्चा सीखता है, मान लो एक लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज किसी ने सीखी, उसके लिए जो आपके ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं, कहते हैं 80 बिलियन न्यूरॉन्स है आपके ब्रेन में, और एक लैंग्वेज सीखने के लिए करीब 2 बिलियन न्यूरॉन्स एंगेज होते हैं। तो अगर एक बच्चे ने 10 लैंग्वेज अगर सीखी, तो ब्रेन के ये समझ लीजिए 20 बिलियन न्यूरॉन्स सक्रिय हो गए। तो इसीलिए जितनी ज्यादा चीजें बच्चा सीखता है, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स उसके एक्टिव होते हैं, उतने ज्यादा वो इमेजिनेशन हाई कर पाता है और उतने ज्यादा उसकी जिंदगी अच्छी हो पाती है। टोटली एग्री सर, बिल्कुल। सर, एंगेजमेंट के चक्कर में एक और चक्कर जो हमारे पास ऑडियंस का बहुत सवाल आता है, और जो प्रैक्टिकली मैंने भी फेस की है प्रॉब्लम, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ट्रू। टाल देना, मतलब पता है कि ये काम करना जरूरी है, लेकिन जब तक सर पे नहीं पड़ रही ना, तब तक नहीं कर रहे। क्योंकि ये पर्सनैलिटी है, मैंने आपको बताया ना, संगत का असर ये ट्रैवल ही करेगा। पेरेंट्स का भी यही हाल है, हम बच्चे को ब्लेम करते हैं, बट पेरेंट्स का ये, जब तक बच्चा है ना, देखता है बच्चा बड़ा शार्प है, मैं बहुत शार्प हूं, आप बहुत शार्प है, मैं जो भी बोल रहा हूं, आप सिर्फ मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप मुझे भी, आपके सबकॉन्शियस के अंदर मेरे बारे में इम्प्रिंट ऑटोमेटिकली बन रहा है। ऑटोमेटिकली वो इम्प्रिंट बनेगा कि ये बात ठीक है, ये बात करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। और बच्चा जो पेरेंट्स को आइडियल आइडियल मानता है, भगवान की तरह मानता है, उसको सिखाया जाता है पेरेंट्स ही तेरे भगवान है, वो देखता है पेरेंट्स ना पढ़ते हुए दिखते हैं। उनका काम सुबह 10 बजे रोटी बन जानी चाहिए थी, वो 12 बजे कभी बन रही है। तो मतलब वो देखता है कि पेरेंट्स के कितने सारे काम, घर में कोई चीज लानी है, बातचीत हो रही है, वो 6 महीने बाद आ रही है। तो ये बिहेवियर टॉप डाउन अप्रोच है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को सुधारना हो, चाहे एक बच्चे को अच्छा लेवल पे लाना हो, एवरी टाइम इट विल बी ए टॉप डाउन अप्रोच। मैं पढ़ाई करता हूं, मेरा बच्चा पढ़ाई कर लेगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मेरा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। मैं और ज्यादा फोकस्ड हूं किसी चीज पे, मेरा बच्चा भी कर लेगा। मैं खेल को तवज्जो दूंगा, वो कर ले। सो देखिए, बच्चे प्रोक्रास्टिनेशन, पहले तो पेरेंट्स और टीचर्स को समझना होगा। दूसरी चीज, बच्चों को इसके इम्पैक्ट समझाइए। एजुकेशन में कहाँ बात हो रही होगी, आप बताइए, स्कूल में कौन से टीचर बात कर रहे हैं कि बेटा आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में आपको ये मिलेगा, और वो बोलेंगे तो भी डांटते हुए बोलेंगे। एक एक आज आज मेरे पास है ना सर, बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं, तो हम लोग जिस एग्जाम्पल्स के साथ, जिस ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजी के साथ, कोई एक्टिविटी से, कोई गेम से, कोई फोटो दिखा के, कोई एग्जाम्पल की केस स्टडी समझा के, जब वो चीज़ समझाते हैं तो वो दिमाग में फिट हो जाती है। अब यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा, एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू चेंज। इट इज़ अ बिग टाइम, इट इज़ 21st सेंचुरी। हम एजुकेशन सिस्टम में सिखाते हैं कि आप 19th सेंचुरी की चीज़ों से 21st सेंचुरी के लोगों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये 21st सेंचुरी आ गई है, और 21st सेंचुरी में आपको लोगों को कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करवाना होगा। लेकिन टीचर्स के ऊपर प्रेशर ही इतना होता है, अभी मैथ्स कंप्लीट करानी है, अभी हिंदी कंप्लीट करवानी है, अभी इसका एग्जाम, अभी उसका एग्जाम, अभी इसका टेस्ट, अभी एनुअल, अभी हाफ ईयरली। तो टीचर्स भी क्या करें?
स्कूल भी क्या करें, और वो ना करवाएं तो पेरेंट्स परेशान। सो आई थिंक इट्स अ स्पाइरल एंड इट्स अ मैट्रिक्स। एक से निकले तो दूसरे में फंस गए, दूसरे से निकले तीसरे में फंस गए। इसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स वाई अगर बच्चों के ऊपर ये मेजर हो, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए अलग तरह के टेस्ट हो, जैसे उन्हें एक अच्छी केस स्टडी बता दी और बोला कि अब इसके ऊपर तुम लोग डिस्कशन करो, जैसे कि आईआईएम्स में होता है, जैसे कि हार्वर्ड्स में होता है। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है विकास जी की, एक बच्चा ना नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करता है, 2 साल का एमबीए होता है, और कई बार उसको जॉब भी नहीं मिलती है। वही बच्चा आईआईएम से एमबीए करता है, उसको 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाती है। और हार्वर्ड से करता है तो उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए महीने की जॉब मिल जाती है। कैसे? एमबीए सब जगह 2 साल का है। सो व्हाट माइट बी डिफरेंट? द लर्निंग प्रोसेस। एब्सोल्युटली, बस वो लर्निंग प्रोसेस। आज हम ये तो मानते हैं ना कि एक बच्चा 8 साल का बच्चा उतना इंटेलिजेंट है जितना शायद हम 22 साल में भी नहीं थे। टोटली एग्री सर, 100%। वो कंप्यूटर जानता है, वो पता नहीं क्या क्या चीजें जानता है ना। मतलब आज 8 साल के बच्चे को वो लेवल आ गया, तो आज लेकिन हम उसे पढ़ा वही रहे हैं जो हम पहले हमारे टाइम में लोगों को पढ़ा रहे थे। बच्चा 20 साल ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है। एआई का जमाना है, बच्चों को कंप्यूटर की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, बैठते ही वो कंप्यूटर मोबाइल सब चला लेंगे अपने आप। कैसे आई ये इंटेलिजेंस उनके अंदर? हाउ डू दे लर्न? एनवायरनमेंट। सो वो एनवायरनमेंट ही चेंज करना है बस, एंड वो एनवायरनमेंट इजीली चेंज किया जा सकता है। सो स्कूल में आज मुझे लगता है कि मैथ, साइंस, ये 6ठी 7वीं तक पढ़ा दो, 8वीं तक पढ़ा दो थोड़ा बहुत। उसके बाद डेफिनेटली ये सारी चीजें पढ़ाओ, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, कम्युनिकेशन स्किल में उसको मास्टर बनाओ, उसका फोकस डेवलप करो, उसको कमिटमेंट की स्किल्स सिखाओ, उसको मार्केट में भेजो, उसको शॉपकीपर्स के पास भेजो, उसको ग्राउंड लेवल की चीजें सिखाओ, एंड फिर देखो आपका बच्चा कितना सुपरस्टार बनेगा। बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। आप देख लीजिएगा, स्टार्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बैक बेंचर को पता है मेरे को जॉब तो मिलनी नहीं, मेरे को कोई पूछना नहीं, तो उसको पता है कि मेरे को तो कहीं पे कुछ भी काम करे। मेरे कई ऐसे बैक बेंचर फ्रेंड हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी चीज से शुरू किया। किसी ने पेट्रोल भरने से शुरू किया, किसी ने जस्ट एक पत्थर काटने से शुरू किया, पता नहीं क्या क्या, और आज वो सब करोड़पति हैं। तो आई थिंक a lot of things. Agreed sir. और इसको अगर उस एंगल पे ले जाएं 25 ईयर अबव और 40 के ब्रैकेट तक, जिनको पता है कि उनको पता सब है करेक्ट कि ये चीजें करनी जरूरी है और ये होती नहीं है जी, उनके लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि जिससे वो प्रोक्रास्टिनेट ना करें? पता है और नहीं कर पाते। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पूरा का पूरा गेम न्यूरोकेमिस्ट्री का है। okay. मुझे पता है कि मुझे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक बड़े आदमी के लिए कह रहा हूँ, जो घर जाने के बाद वो जानता है कि उसको क्वालिटी टाइम बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, या जो करियर में वो आगे करना चाहता है उनके साथ लगाना चाहिए। लेकिन वो घर जाता है, अरे मैं तो थक गया, टीवी या रील्स। पता है क्यों? क्योंकि जब लास्ट टाइम कल टीवी और रील देखी थी तो डोपामाइन रिलीज हुआ था। okay. तो ब्रेन को क्या है, कल सिगरेट पी थी तो मजा आया था, तो आज फिर से सिगरेट पीऊंगा। पता है सिगरेट बुरी चीज है, पता है सिगरेट छोड़नी है, पता है दारू छोड़नी है, लेकिन जैसे ही शाम हुई ना, दिन भर बोला कि कल से दारू बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, बच्चे की कसम खाता हूं, सब कुछ, लेकिन कल फिर दारू क्यों पी लेता है? क्योंकि केमिकल लोचा हो चुका है ब्रेन में। ब्रेन हैज बिकम एडिक्टेड टू दैट केमिकल कॉल्ड डोपामाइन, या फिर जो भी सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जितने हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स, इवन कई बार नेगेटिव हार्मोन्स, जो आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव रह रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको चाहिए कि चिड़चिड़ापन, क्योंकि चिड़चिड़ापन से कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, कोर्टिसोल की आदत पड़ गई है ब्रेन को। तो ये न्यूरोकेमिस्ट्री जो है ना, पूरी बर्बाद हो रखी है ब्रेन की और माइंड की, और इस न्यूरोकेमिस्ट्री को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहली चीज तो है कॉन्शियस विजुअलाइजेशन। तो मैं इसको बोलता हूं कैच योर पैटर्न। कि भाई आप कल घर आए, आपने सोचा तो था किताब पढ़ेंगे, आपने सोचा तो था बच्चे के साथ खेलेंगे, आपने सोचा तो था कुछ डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, बट आप बैठ गए टीवी के पास। अब इसी बिहेवियर को जब वापस से रियलाइज हो, यार मैंने क्या कर दिया और मैं 7 दिन से क्या कर रहा हूं, शांत से बैठो और इमेजिन करो कि ऐसा क्यों हुआ हर बार। अच्छा, हर बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोचा तो था किताब पढ़ूंगा, लेकिन मैंने सोचा 2 मिनट फोन देख लेता हूं। अब उस फोन को आप अगली बार विजुअलाइज करो कि फोन साइड में से हटा ही दे रहे हो, टोटल स्विच ऑफ कर दे रहे हो। कई बार मेरे साथ होता है कि कई बार मैं पढ़ने बैठता हूं और मैं सोचता हूं फोन एक फोन नहीं तो कर लेते हैं, और ऐसे करते करते 4 घंटे मैं बैठा और 4 घंटे में 3.5 घंटे फोन ही देख रहा हूं। तो पता लगा जो काम नहीं हुआ, क्योंकि अरे इसको मैसेज कर देते, इसको मैसेज, ये
तो अब मैंने एक प्रैक्टिस क्या कर ली, मैंने कैच किया अपना ये पैटर्न। मैंने कहा सुबह 12 बजे के पहले आई विल नॉट आंसर एनी कॉल अंटिल एंड अनलेस इट इज सो ब्लडी इंपॉर्टेंट। मैं तो फोन ही नहीं टच करता। जैसे अभी इस पॉडकास्ट में हमारे फोन साइड में पड़े, वैसे ही दिन भर ये फोन को साइड में रख दो, क्योंकि ब्रेन का मेंटल रिहर्सल, शांति से बैठे, देखा आज फिर से मैं ऑफिस से आया हूं, आज फिर से मैंने सोचा है फोन रखूंगा, और जैसे ही मैंने ये देखा मैंने फोन को उठा के साइड में रख दिया। अब मैं पूरा फोकस होकर बुक पे हूं। कैच योर पैटर्न। अपने आप को कॉन्शियसली पकड़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और इसके लिए आपको साइलेंस में बैठना होगा, आपको अवेयरनेस डेवलप करनी होगी, कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिसेस डेवलप करनी होगी, कॉन्शियस खाने पीने की प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, सबको अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनने का प्रोसेस कोई फॉलो करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रोसेस इज पेनफुल। सबको चाहिए पैसा आ जाए, सबको चाहिए मेरा बच्चा तो मतलब सुपरस्टार बन जाए, लेकिन बच्चे के लिए वो प्रोसेस कोई फॉलो करना नहीं चाहता। और उनको मैं बोलूँ कॉन्शियस प्रैक्टिस, ये नहीं होता सर। अच्छा मेडिटेशन, नहीं सर ये नहीं होता। अच्छा जल्दी उठना, वो भी नहीं हो सकता सर। अच्छा किताब पढ़ लो, अरे सर बोर होता है। मतलब उनको क्या बताऊं मैं कुछ भी बता दो आप। 90% लोग, आप उनको बताओ कि भैया बच्चे को, किसी बच्चे को बता दो आप, बेटा 2 घंटा रोज पढ़ना है, वो कहेगा पापा नहीं होता ये, अंकल नहीं होता ये। और सेम इज विद एल्डर्स को आप कुछ भी बता दो, उनको बोलो नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं ये नहीं छूट सकता। अरे भाई तेरी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, सुबह उठ के बादाम तो खा ले 4। नहीं सर वो आदत मेरी तो चाय की है पहली, वो नहीं छूट सकती सर, चाय के बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता। तो तुम्हें जो भी कहा जाए तुम खुद नहीं करोगे, फिर बच्चे कैसे करेंगे? मैं तो बड़ा हैरान होता हूं जब मैं ये डिस्कशंस देखता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को बेसिक कॉमन सेंस क्यों नहीं आता। और ये बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है विकास जी। आपको लगता है सर इसके पीछे का शायद रीजन ये है कि उनका वाई क्लियर नहीं है, या जिसका बोलते हैं विजन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा विजन है। आज खाया आज, जैसे 1000%। जैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी क्या करें, जैसे पशुओं का होता है ना, आज खाया आज ही हक दिया, ठीक है जी ठीक है, आज की जिंदगी देखें कल का नहीं। तो विजन जब बड़ा नहीं है तो आपको छोटी चीजें 1000% प्रॉब्लम भी करती हैं। आई टेक अ सेशन ऑन विजन, वेरी ब्यूटीफुल। 3 दिन का सेशन होता है मेरा, डिस्कवरी ऑफ विजन। एंड लिटरली मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जिस दिन विजन आ जाएगा उस दिन तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक रीजन चाहिए सब कुछ करने के लिए, और आपको 1000 रीजन चाहिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो जितने भी बड़े विजनरीज हैं, उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनको वो सूरज दिखाई दे रहा है जहाँ उनको पहुँचना है, उनको वो डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है, और उनको बाकी सारी चीज़ें, आपके ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, जिस चीज़ पे फोकस करते हो उसके अलावा सब डिलीट कर देता है आसपास से। अभी इस समय किसी को कुछ चाहिए, मान लो आपको पिज्जा ही खाना है, तो आपके आसपास 1000 फूड ऑप्शन है ना, सबको डिलीट कर देगा, उसको सिर्फ पिज्जा ही दिखाई देगा। इसलिए हमें सड़क पर जब कार देखनी होती है तो वही कार दिखती है जो लेनी होती है हमें। बिल्कुल। मुझे ये बड़ी अच्छी बात ध्यान आ गई विजन के ऊपर। हम एक सर पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग के अंदर थे जी, तो उनका कंप्लेन ये था कि ये मुझसे अब उतना प्यार नहीं करते। तो ये जेंडरिक स्टेटमेंट नहीं था, वो थोड़ा सा आगे चला गया। ऐसा क्यों नहीं करते कि ये ना मेरे से उस तरह की बात नहीं करते, पहले छोटी छोटी बात पे हमारा आर्गुमेंट होता था, तो वाइफ को लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है, हमने जो फिंगरप्रिंट पैटर्न देखे, तो बात जब चल रही थी तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कि सर मेरा विजन, मेरे को 500 करोड़ रुपए की कंपनी बनानी है। मैं उसको बोलता भी हूँ कि मैं 500 करोड़ की कंपनी के लिए लगा हुआ हूँ, अब मैं इस चीज पे झगड़ा करूँ कि रोटी अच्छी नहीं बनी, या आज घर में सब्जी नहीं बनी, या ये वाला काम नहीं हुआ, क्या नहीं दिमाग चलता। और मैं चाहता भी नहीं कि अगर मेरे पास इतनी एनर्जी उसमें से 1% भी मैं उधर खर्च करूं। इसीलिए सर कहते हैं कि 80% प्रॉब्लम्स आजकल पढ़े लिखे लोगों की मैरिजेस में है। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी और ज़्यादा समझदार आदमी होता है, वो कहता है मुझे तो 500 करोड़ चाहिए, लेकिन भाई 500 करोड़ कमाने के बाद करेगा क्या, कहाँ किसके साथ बांटेगा? आज अगर उस आदमी का डिवोर्स हो जाए ना, तो हो सकता है वो 500 करोड़ तो कर लेगा, लेकिन वो रोज घुट घुट के जिएगा। सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज एन अल्टीमेट फेलियर, ये एंथनी रॉबिन्स कहते हैं। सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज एन अल्टीमेट फेलियर। फुलफिलमेंट मतलब क्या? मैं सक्सेस हो गया, मैं बांटू किसके साथ उसके? मेरे साथ ऐसा एक हुआ सिचुएशन, जब मेरे घर में भी, क्योंकि हर घर की कहानी है ये, तो मेरा और मेरी वाइफ का थोड़ा मन मुटाव हो गया किसी चीज़ को लेके 2-4 दिन के लिए। और जब ये हुआ तो मुझे उस समय ऑल ऑफ अ सडन लगा कि अब मैं किसके लिए कमाऊं, अब मैं किसके लिए करूं? मतलब अगर ये, क्योंकि होता है ना कभी कभी गुस्सा झगड़ा कुछ ज़्यादा। 2017-18 में मेरा फेज बहुत ही बुरा हो गया था, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस टोटल
आउट ऑफ सर एक ट्रैक बार चले गए आउट थे। पीछे मिलेंगे क्योंकि ऐसा कुछ मिलता जुलता लग रहा है कुछ चीजें मिलती जुलती लग रही है 17-18 इतना बुरा हुआ था, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे बड़ा ये कहता हूँ कि आज मैं जब पीछे पलट के देखता हूँ तो वही फेज मेरी जिंदगी का आई थिंक सबसे डिफाइनिंग मोमेंट और फेज था, जिसके कारण बहुत कुछ अच्छा हुआ। बट जब ये हुआ तो मुझे अचानक से लगा अब मैं क्या करूँ आगे, क्योंकि ठीक है फाइनेंसेस जब तक कंट्रोल में नहीं है आई कैन मैनेज, फैमिली कंट्रोल में नहीं है, अब करना ही किसके लिए है। तो जो आदमी 500 करोड़ कमाना चाह रहा है ना, उसको ये समझना पड़ेगा कि फैमिली को थोड़ा तो बैलेंस करना होगा। देखिए मैं भी गिल्टी हूं कि बहुत आगे भागने के चक्कर में कई बार अपनी फैमिली को उतना समय नहीं दे पाते हैं, बट बाद में फैमिली को ये किसी न किसी तरह से समझाना जरूरी है, और समझना के लिए मिच्योर कम्युनिकेशन चाहिए जो 90% लोगों को आता ही नहीं है। हर चीज की ट्रेनिंग लगती है एक्चुअली, मुझे लगता है एब्सोल्युटली मतलब आपको स्कूल जाना तो ट्रेनिंग है, कॉलेज जाना तो ट्रेनिंग है, गाड़ी चलानी तो ट्रेनिंग है, लेकिन करेक्ट। कैसे रिलेशनशिप में रहना है उसकी ट्रेनिंग नहीं है, पेरेंटिंग कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग नहीं, इवन बिजनेस जिसके लिए आप काफी टाइम से जाने जाते हैं बिजनेस कोचिंग के लिए, बिजनेस भी जब हम शुरू करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये भी आता है कि हमें कुछ खुद का करना है, ट्रू। तो उसके बेसिक 3 स्टेप्स क्या होंगे तब उसके बाद शुरू करें, उस पे आई रिक्वायर योर हाँ, इनसाइट्स। उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन इसके पहले एक सेंटेंस जरूर बोलूंगा। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे तो पल जाते हैं, रिलेशन तो शादी हो गई तो कटी जानी है जिंदगी, वो जमाना था, वो जमाना था। अब तो आज जमाना नहीं है वो। क्या कि देखो कलेश हो जाएगा। आज आपको काम करना पड़ेगा, आज रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, और आज आदमी परेशान भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज से 50 साल पहले ये प्रेशर नहीं था। जो आदमी कमाता था घर में वो उसको कोई लेना देना नहीं है पीछे क्या हो रहा है, तो सिर्फ कमाता था, दिन रात काम करता था, वापस आता था। और परिवार के स्ट्रक्चर भी संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी नाना नानी सब साथ रहते थे, मतलब इतने बड़े परिवार होते थे कि आप चाह के भी अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को उस लेवल का टाइम नहीं दे सकते थे। बट आज तो दोस्तों काम करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के बिना ना इट्स इम्पॉसिबल। तो ट्रेन करें। अब बात आती है कि बिजनेस कैसे शुरू करें। इसके बेसिक 3 स्टेप जो हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, विजन सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा। बिना उसके, आप विजन के बिना अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको वापस से घूम के यू टर्न लाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 8 साल आईटी में काम किया, विजन तो था नहीं, एक ही विजन था, नौकरी मिल जाए, फटाफट कमाने लग जाए। तो मैं हमेशा हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, हमारे इंडिया में ना 90% लोगों का करियर कैसे डिसाइड होता है, टप्पा खा के, कि भाई बॉल फेंकी, टप्पा खा के जिधर गिरी वही मेरा करियर है। जो मुझे पहली नौकरी मिल गई वही मेरा करियर हो जाता है, जो मुझे वैसा वाला हिसाब किताब है। आप देखिए, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है, कि भाई ठीक है किसी ने कहा कंप्यूटर कर लो। अब ये कभी सोचा नहीं कि कंप्यूटर मेरा लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है नहीं है, वो वाली बातें ही नहीं होती है। सबसे पहले तो अगर बच्चे को आज कभी भी कोई लोग मेरा डिस्कवर योर विजन करते हैं तो वो एक ही कहते हैं, सर ये तो स्कूल में होना चाहिए। और मुझे खुद लगता है कि मुझे मेरे विजन के ऊपर बात करने वाला कोई व्यक्ति 2012 में मिला, अगर वो मुझे 2002 में मिल जाता तो मेरे 10 साल बच जाते हैं। वो मुझे अगर 1992 में मिल जाता तो शायद मेरे 20 साल बच जाते। आज क्यों 16-17 साल के लड़के करोड़ों कमा रहे हैं कई, क्योंकि उनको वो कईयों को 10 साल की उम्र में मिल गया। तो पहली चीज, बिजनेस स्टार्ट करने की जल्दी ना करें। सबसे पहले चाहे 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, सबसे पहले अपने विजन को डिस्कवर करने पे काम करें। तो अगर आपका बच्चा आज मान लो 18 साल का है, डोंट बी इन अ हरी कि वो जल्दी से जल्दी 50,000 कमाए। बी इन अ हरी कि वो 18 साल की उम्र में सीखे विजन बनता कैसे, विजन डिस्कवर कैसे होता है, विजन होता क्या है, विजन की ताकत क्या होती है, विजन की इम्पैक्ट क्या होगा। एंड ऐसे करते करते जब वो 25 तक होगा, आई एम श्योर उसका विजन क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी क्लियर हुआ तो उसको एक डायरेक्शन तो पता लग जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं ट्रेनिंग में क्या करूंगा, लेकिन मुझे डायरेक्शन पता लग गई थी कि मुझे खुद के परिवार के लिए काम नहीं करना है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि भाई अपन ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, सैलरी ला रहे हैं, मैंने कहा ये तो मैं सिर्फ घर चलाने के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे को घर नहीं, मेरे को दुनिया के लिए कुछ करना है। तो तब ये ट्रेनिंग का आ गया। विजन क्लियर होते ही थोड़ा डायरेक्शन मिला, और फिर उसी डायरेक्शन को पकड़ के आप चलते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं इतनी है, इतनी नहीं इतनी है, इतनी नहीं इतनी है। तो पहली चीज, डिस्कवर योर विजन। नंबर 2, एक बार आपको विजन का थोड़ा क्लैरिटी आ गया, मतलब थोड़ा भी, हो सकता है वो आपका अभी धुंधला क्लैरिटी हो सकता है वो क्लैरिटी हो ही ना, लेकिन आपने 2-3-4 साल या 1 साल या 6 महीने आपने विजन के ऊपर सोचा, पढ़ा, समझा, और आपको ये रास्ता मिल गया। अब उस पर पूरी ताकत से चलना है। अगर फेल भी होना है तो जल्दी से जल्दी होना है।
ऐसा नहीं कि फेल होने के लिए हमें 5 साल लेना है, नहीं, जल्दी से जल्दी कूद पड़ना है। लोग क्या करते हैं, अरे संभल संभल के चलें, और फिर वो 5 साल आगे जाके फेल होते हैं, फिर उनको रिटर्न आने में भी दिक्कत आती है। किसी ने मान लो पानी पूरी की शॉप डाल दी, वो 5 साल से डाला हुआ है, किसी ने चाट पकौड़ी का सेंटर डाल दिया या कोई रेस्टोरेंट डाल दिया, अब उसने 10 साल कर लिया, अब वो कहता है नहीं मैं तो कुछ और करूँ ही नहीं, इसमें मैंने 1 करोड़ रुपए डाल दिया, मैंने मेरे 10 साल डाल दिए, अब तो वो कर ही नहीं पाता है। मैं कहता हूँ फेल भी होना तो जल्दी 1 साल में फेल पास जो करना है करके वापस आ जाओ। राइट। तो हम कहते हैं कि अगर आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपको बहुत ज्यादा अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस लेने कम से कम समय में। और तीसरी चीज मैं लोगों को बताता हूं कि भैया अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस के लिए एक छोटी सी चीज पकड़ लो, कोई कोचिंग मतलब कुछ मत लो। बिलियनर्स मिलियनर्स कैसे सोच रहे हैं वो आज से सोचना शुरू कर दो। कैसे? जैसे कि बिल गेट्स थे, बिल गेट्स के पास 13 साल की उम्र में उनका एक दोस्त लेके आता है फॉर्चून 500 कंपनीज की लिस्ट। तो बिल गेट्स कहता है इसको क्या देखूं, मेरी कंपनी खुद की कंपनी आने वाली है इसमें तो एक दिन। अब आती नहीं आती वो बात की बात है, हो सकता है बिल गेट्स की तरह बात करने वाले 1000 और लोग हों जिनकी नहीं आई वो कंपनी, लेकिन बिल गेट्स ने बात किया, ये बिलीफ आ जाए। यू नो आज इलोन मस्क का बिलीफ क्या होगा, मैं पढ़ रहा था 2008 में टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी, 2019 में फिर से बैंकरप्ट होने वाली थी, और दोनों ही सिचुएशंस ऐसी थी जहां दुनिया ने कह दिया था अब तो ये चल ही नहीं सकता। इनफैक्ट लेटेस्ट वाज 2018-19, और 2018-19 में टेस्ला एक हफ्ते में 1200 गाड़ी बना पाती थी। एंड टेस्ला ने मार्केट से इतना पैसा ले रखा था कि उनके पास प्रेशर था कि हर हफ्ते 5000 गाड़ी बननी चाहिए। और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बिल गेट्स या बड़े बड़े और भी कुछ वहां के अमेरिका के बिलियनर्स, उन्होंने टेस्ला फेल होगी और उनके शेयर शॉर्ट होंगे उस पर पैसा लगा रखा था। पूरी दुनिया ने कहा नथिंग कैन हैपन, इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना बंद कर दिया। ये इलोन मस्क को सनक थी कि नहीं 5000 गाड़ी तो बनेगी। अब कैसे बनेगी, अरे भाई 1200 की गाड़ी बनाने की जगह मान लो ये है, इसमें 1200 बन रही है तो 5000 कैसे बनेगी इसमें, इसके लिए तो नई जगह लेना, उसमें फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना, उसे अप्रूव करवाना, गवर्नमेंट परमिशंस लेना, मतलब दैट इज 3 साल का काम। इलोन मस्क ने सबसे पहला काम किया, अपने बोरिया बिस्तर लेके फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया 24/7। उसके बाद उसने एक एक कार को देखा कि भैया 1200 की जगह इसी में 1400 बन सकती है क्या, 1800 बन सकती है क्या, 3000 बन सकती है क्या, तो वो कैसे बनेगी जब टाइम कम होगा एक कार का बनने का। तो खुद खड़ा रह के देखने लगा, तो एक रोबोट था, रोबोट स्क्रू टाइट कर रहा था, तो उसने कहा यार ये रोबोट तो बड़ा स्लो स्क्रू टाइट कर रहा है, ये तो मैं हाथ से कर दूं। तो इंजीनियर को बुलाया, बोले इसकी स्पीड बढ़ाओ। बोले सर इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ी तो स्क्रू टूट जाएंगे। बोले क्या है इसकी स्पीड, बोले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो, मैं मुझे नहीं पता उसको आरपीएम वगैरह क्या स्पीड है, बोले वो 20 की स्पीड है सर इसकी। बोले नहीं इसको 100 की करो। सर हो ही नहीं पाएगा, स्क्रू टूट जाएंगे। भाई तू 100 की कर तो सही। 100 की किया स्क्रू टूट गए। बोले अब 90 की कर, 90 की किया स्क्रू टूट गए। बोले 80 की कर, 80 की किया स्क्रू टूट गए। 70 की किया स्क्रू सक्सेसफुल हो गए। तो एक स्क्रू लगने में पहले अगर 1 मिनट लग रहा था, तो अब उसने 70 की स्पीड से जब लगाना शुरू किया तो 1 मिनट में 3 स्क्रू लगने लग गए। फिर उसने देखा कि ऐसे कई सारे ऑपरेशंस उसने कट शॉर्ट किए। फिर उसने कहा कार की जो पार्किंग स्पेस है पूरी फैक्ट्री को, उसमें टेम्परेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना दो, ये कर दो। फिर उसने वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी लगाई। एंड यू नो व्हाट, वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी ये थी कि अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यादा फाइटर प्लेन्स और ये सब चाहिए थे, और उस समय उनके पास बनाने की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने आपाधापी में क्या किया, ग्राउंड को खाली करवाया, उसी में टेंट लगाया और टेंट में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। तो इसने भी टेस्ला की कंपनी में जो पार्किंग स्पेस और खाली स्पेस था ना, उसमें टेंट लगा के टेस्ला की गाड़ियां बनाना शुरू किया। एंड जब 1 2 3 4 महीने का जो भी ये पीरियड रहा था, उसके बाद टेस्ला ने, मतलब इलोन मस्क ने ट्वीट डाला, 1 वीक 7,000 कार्स। 1 वीक 7,000 कार्स, जहां 1200 नहीं बन रही थी वहां 7,000 कार्स। एंड नो डाउट कि दिस गाय इज द बिलियनर टुडे। तो बिलियनर की तरह सोचना है कि भाई प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कहाँ है, अरे क्या होगा, अब टेंशन बहुत, मेरे को तो घबराहट हो रही है, क्या होगा। ये बिलियनर का एटीट्यूड नहीं है। बिलियनर का एटीट्यूड है ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। फेल ही तो होंगे, ज्यादा क्या होगा। दैट्स द केस। Interesting, really interesting. That is called growth mindset actually. Absolutely. Right? Wonderful. और यही शायद जब आप बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हो,
तो इसी से कनेक्टेड सर एक सवाल भी है, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बात करते हैं, दो हम एक्चुअल उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मैं फेज पे बात करना चाह रहा हूँ। जी। बिलीफ सिस्टम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेस है, अगर मैं गलत नहीं तो वो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखता हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो नीचे लिखा सर मैं तो कर्जे में डूबा हूँ, मैंने सट्टा लगा लिया, या मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया, अब क्या करूं? तो वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेगा सर? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपकी जो भी सिचुएशन है, आज कोई आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, वो आज के कारण डूबा हुआ है या उसके पास्ट के कारण? पास्ट की वजह से। तो पास्ट में जो भी थिंकिंग, बिलीफ, पैटर्न्स, एक्शंस जो रहे, उसका रिजल्ट है ये, करेक्ट और बट नॉट? सर कॉन्शियस मतलब कोई भी चाहता तो नहीं फेल होना। हाँ, बट कॉन्शियस हो या नहीं हो, अनकॉन्शियस हो, कुछ भी रहा हो, पास्ट में गलतियां ही हुई हो। जैसे 2017-18 में मेरी जिंदगी में बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, तो मेरे ही रिफ्लेक्शन थे वो सारे पास्ट के कारण, ठीक है? उसमें क्या हुआ कि मैंने पैसा कम था फिर भी ईएमआई ज्यादा बढ़ा ली, मार्केट से लोन ज्यादा ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट से मेरा पैसा आ जाएगा, लोन ले लिया। लोन लेके पैसा ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों में लगाने की जगह ऐसी चीजों में लगा दिया जो कि कंज्यूमेबल्स थे, तो वो सारा पैसा जल्दी खत्म हो गया, उस पैसे ने रिटर्न नहीं दिया। तो ये मेरी गलतियां थी। क्यों थी ये मेरी गलतियां? क्योंकि मैं जानता नहीं था बिजनेस करना। क्यों थी ये मेरी गलतियां? क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, मैंने सुना नहीं था, सोचा नहीं था, और मैंने इंपल्सिव डिसीजंस लिए, राइट? अब मेरे पास्ट के कारण, हालांकि पास्ट में भी मैं सफल ही होना चाहता था, लेकिन किसी भी कारण से मेरे बिलीफ, मेरे पैटर्न्स, मेरे एक्शंस और उसके कारण मेरी रियलिटी उस समय की 2017-18 की भयंकर बेकार बनी और मेरी 8-8 ईएमआई बाउंस होने लगी। अब मुझे बताइए, जो फेलियर पैटर्न है उसी को आप कंटिन्यू करोगे तो हाउ वुड यू सक्सीड? फेलियर फिक्स है मतलब। करेक्ट। हाँ। अब मैं कर्जे में हूं, अब मैं और रो रहा हूं, अब मैं और पैनिक हो रहा हूं, और ज्यादा टेंशन हो रहा हूं, और ज्यादा मैं यू नो स्लीपलेस हो रहा हूँ, एंग्जाइटी मेरी बढ़ रही है। अब बताओ कैसे इसको डील कर पाओगे? तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने उस समय सबसे पहला सहारा लिया स्पिरिचुअलिटी का। मैंने कहा यार स्पिरिचुअल, मेरे स्पिरिचुअल गुरु के पास गया, मैंने कहा सर मुझे आपका 7 कोचिंग चाहिए, मुझे एक आधा सेशन से काम नहीं चलेगा। तो उनका मैंने 3 साल 3 दिन 3 महीने का एक कोर्स होता था, 3 साल 3 महीने 3 दिन का, उस कोर्स को मैंने उस समय साइन अप किया। एंड लकीली उन्होंने उस समय वो लॉन्च ही किया था, वो उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं 3 किया है। साल वाला कोर्स लिया 3 आपने? साल 3 महीने 3 दिन, क्योंकि मैंने कहा ये अब है ना लॉन्ग टर्म फिक्सिंग चाहिए, ये शॉर्ट टर्म से नहीं चलेगा, 2 सेशन से 2 मेडिटेशन करने से नहीं। और उस समय जब मैं 1.5 करोड़ के लोन में हूं, मेरी 8 ईएमआई बाउंस हो रही है, उस समय मैंने वो लोन लेके कोर्स लिया क्रेडिट कार्ड से, 2,10,000 रुपए या समथिंग मैंने पे किया। आई पेड ऑल एट वंस। मैं चाहता तो मेरे टीचर से रिक्वेस्ट कर सकता था कि मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और वो मेरी बात भी मान जाते बिकॉज ही इज वेरी गुड। लेकिन मैंने कहा आई वॉन्ट दिस, क्योंकि मेरी विजडम खत्म हो चुकी थी। मैंने जो जो भी जानता था 1.5-2 साल में ट्राई कर लिया था। उसके बाद दूसरी चीज मैंने की, मैंने और लोन लेके मैं एंथनी रॉबिन्स का सेशन अटेंड करने गया सिंगापुर, 3-3.5 दिन का। क्योंकि मैंने कहा जहां 1.5 करोड़ है ना, 1 करोड़ 60 लाख चलेगा। बट वो जो मैं जानता हूं और मेरे आसपास वाले जानते हैं, आसपास वाले क्या कहते हैं, कार बेच दो, घर बेच दो, छोटा छोटा करते रहो, उससे तो मैं 10 साल नहीं निकल पाता हूं, बल्कि और डूब जाता। और यही एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ हो रहा है, वो अपनी पूरी फोर्स को इस्तेमाल ही नहीं करता उस लोन से बाहर निकलने के लिए। तो उस समय मैंने जब ये फेथ दिखाया अपने ऊपर कि यार कोई बात नहीं, 10 लाख और होने दो, आई विल डू इट। उसके बाद जब मैं ऐसे एनवायरनमेंट में गया जहां बात, मैंने एंथनी रॉबिन्स को देखा 3 दिन में 500,000 करोड़ कमाते हुए। मैंने कहा ये 1,000 करोड़ कमा सकता, मैं 1.5 करोड़ नहीं कमा सकता। अब ये देखिए बिलीफ शिफ्ट हो गया कैसे, जब मैं राइट आदमी के पास गया, राइट एनवायरनमेंट में गया। और उसके बाद जब मैं इंडिया आके मैंने काम किया ना, मैंने एक पेपर पे लिख दिया, मैंने कहा 1 साल के बाद एक भी लोन इनमें से नहीं होगा। मैंने डेट डाल दी थी 31 मार्च 2019। एंड आपको मैं बताता हूँ, 31 मार्च 2019 आई वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द लोन्स। मेरा बस एक मेरा पर्सनल एक फ्रेंड का लोन बचा हुआ था, उसको फ़ोन किया आज 31 मार्च 2019 से, भाई तेरा अकाउंट नंबर भेज। वो बोले भाई तेरे को ज़रूरत होगी, अभी रुक जा, तेरी कंडीशन ख़राब थी। मैंने कहा नहीं मुझे देना है आज। बोले कि क्यों, रुक रख लेना, अच्छा दोस्त था। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे देना है, मेरा टारगेट था। किसने दिया टारगेट? मैंने कहा मैंने खुद बनाया। बोले आई यू श्योर, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी। एंड 31 मार्च 2019 को जब मैं सारे लोन कंप्लीट करके सोया, आहा आनंद आ गया। अब बताइए
मेरा प्रेजेंट, उस लोन की सिचुएशन में जो मेरा प्रेजेंट था ना, उसने मेरा फ्यूचर क्रिएट किया। तो जो लोन था वो मेरा पास्ट था। जो आज आपके ऊपर लोन है, आज आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो आपकी पास्ट है, वो आपकी प्रेजेंट है ही नहीं। प्रेजेंट में तो इस समय तो आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव है। बीमार हो तो ज्यादा बड़ा दवाई का डोज लगेगा, ज्यादा हॉस्पिटल का, ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगेगा। बीमार हो, अगर आप लोन पे हो मतलब आप बीमार हो। अगर आप बहुत बड़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो मतलब आप बीमार हो। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई हेल्थ इश्यूज है, यू आर बीमार। और अगर आप उस बीमारी को ठीक नहीं करोगे और आप सोचोगे अरे कैसे होगा, लोन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मत करो कुछ भी। आप कहते हो, आपने खुद नहीं कहा ना आप कुछ नहीं कर सकते, तो सो इज ट्रू। मैं कल हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट है, ये बहुत Correct. अच्छा स्टेटमेंट है। इफ यू थिंक दैट यू कांट, यू आर राइट। यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर बहुत है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, एंड दैट इज मतलब अ पंच लाइन फॉर मी। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने घर में लिख लेनी चाहिए। मेरा विजडम खत्म हो गया था, बात खत्म। एब्सोल्युटली मेरी पॉकेट्स खत्म है, पॉकेट्स मतलब मेरा विजडम खत्म है। करेक्ट। देन आई हैव टू हायर समवन True. दैट मे बी अ स्पिरिचुअल लीडर, दैट मे बी अ कोच, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है लोगों को लगता है नहीं हम अकेले कर लेंगे। और दूसरा एक, मैं ईगो में मर जाते हैं सर। ईगो से भी ज्यादा पता नहीं क्यों दया की एक्सपेक्टेशन करते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, सर मेरे पास तो लोन है, फ्री में दे दो ना कोर्स। मैंने कहा क्यों भाई, जवाई हो मेरे, मैं जो फ्री में दे रहा हूं, मैं एक एक महीने के फ्री कोर्स करता हूं, उसके बाद भी तुम्हें और फ्री चाहिए। समझने, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम मार्केट से शक्कर फ्री ले आओ, तुम मार्केट से कपड़े फ्री ले आओ, मैं दे दूंगा आपको कोर्स फ्री। ये तो वो हुआ। अपने जो पैसे वाले रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ दया की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार मुझ पे कोई दया कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे हार्श रियलिटी ये है, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो कोई दया नहीं करेगा। पता है क्यों? वो इतनी सी दया कर देगा कि आपको फ्री में खाना दे दिया या ज्यादा से ज्यादा आपको एक कंबल दे दिया, इतनी सी दया कोई कर पाएगा। उससे ज्यादा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि लोगों को पता है कि आज आपको थोड़ी सी दया की है, कल को आपको ज्यादा दया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपका एटीट्यूड है दया का। तो आदमी रोज रोज की झंझट कोई पालना नहीं चाहता। मैं 30 दिन का कोर्स फ्री दे दूं, किसी को 10 दिन का कोर्स फ्री दे दूं, उसके बाद भी कोई कहे साल भर का कोर्स भी फ्री दे दो साहब, फिर तो पूरी जिंदगी मतलब मैं हिमालय जाना पड़ेगा, चटाई लेके बैठना पड़ेगा। तो आई रियली वांट टू से, दया की एक्सपेक्टेशन एक मिडिल क्लास फैमिली को छोड़ देनी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों बनना है आपको दया का पात्र? आपको नहीं बनना है। यू आर मोर पावरफुल देन व्हाट यू कैन इमेजिन। आप सर्वशक्तिमान हो यार, आप प्रभु की संतान हो, आप ऋषियों का खून दौड़ रहा है आपके अंदर, आप ऋषियों का वंश हो, आप परमात्मा का अंश हो, और आपको दया चाहिए। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है सर कि एक्चुअल में हम किसी से हेल्प सीख कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए सीख कर रहे हैं कि हेल्प नहीं चाहिए, कि यार कोई मुझे ही ठीक है, मतलब किसी तरह हैंड होल्ड कर दे और अंत तक वही ले जाए। बात बहुत सही बात है ये। अगर रियलाइजेशन आ जाए ना, एक तरफ तो हम शो ऑफ करते हैं ईगो का, और एक तरफ सच में जो बात कर रहा हूँ मैं, वेल कनेक्टेड, कि हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें अब रिकनेक्ट हो रही है कि हाँ, ये जितने भी हमने आज तक केसेस किए हैं, क्या उसका मेंटल स्टेट रहा होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। अब हम अपने क्लोजर की तरफ चल रहे हैं। मैं फिर भी 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। ओवर थिंकिंग, मैं तो सर बहुत बार अपने शोज में और अपने जब वीडियोस में बहुत बार बोलता हूँ कि ओवर थिंकिंग मेरी नज़र में तो ब्लेसिंग्स है, यानी कि आपको भगवान ने नेमत दी है सोचने समझने की, नया सोचने की। करेक्ट। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं, मेरे को आपका उसमें इनपुट चाहिए, उन्होंने ओवर थिंकिंग को लेके इतना ज़्यादा ओवर रेटेड कर दिया इसको, हर व्यक्ति को लगने लग गया कि मैं सोचता हूँ तो बीमार हूँ। आपका क्या इनपुट है? सोचता हूं तो बीमार नहीं हूं। देखिए ओवर थिंकिंग क्या है, आप दिन भर में कितनी सांसें ले सकते हो, उतनी ही सांसें लोगे आप। दिन भर में आपके दिमाग में 60,000 थॉट आने हैं तो 60,000 थॉट ही आने हैं। जो लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, वो है एक विशियस लूप वाला थिंकिंग, कि मैंने सोचा कि विकास जी आज मुझसे ये बात कर रहे हैं, मतलब विकास जी का ये इंटेंशन हो सकता है, और फिर विकास जी यहाँ से मेरे को ये चैलेंज क्रिएट करेंगे, और फिर ये हेल्प मांगेंगे, और फिर मेरे को यहाँ से लूट लेंगे। अब ये कहाँ की लॉजिकल है? मतलब हाउ डू आई नो कि विकास जी यही करेंगे? ये ओवर थिंकिंग खराब है। आदमी क्या कहता है, ये मेरा रिलेटिव है, इसने आज फोन कैसे कर दिया, इसने आज फोन किया तो आज इसका कोई जरूर इंटेंशन है, इसने पिछली बार भी है ना कोई इंटेंशन था तभी। अरे भाई टेक इट इजी यार, टेक इट वेरी इजी। मैं कहता हूं कि विशियस साइकिल के बारे में सोचना। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि मुझे अपना विजन अचीव करना, और उसके लिए मैं दिन रात उसी के बारे में सोच रहा हूं, दैट्स अ ब्लेसिंग।
किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दिन रात सोचना इज अ ब्लेसिंग. कॉन्टेक्स्ट के बाहर कहीं पे भी निकल के सोचना, इट्स अ टाइम वेस्ट, इट्स अ लाइफ वेस्ट. टोटली ट्रू, बिल्कुल सही है. अभी जब मैं आपके पास हम आ रहे थे ना, तो हमारे साथ दुर्वेश जी थे, तो रास्ते में यही बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल लोगों को किसी की हेल्प भी करनी है ना, तो ये डाउट आ जाता है ये मेरी हेल्प कर क्यों रहा है, कुछ एजेंडा तो नहीं है. तो ये इंटेंशनल जो नेगेटिविटी को हमने अपने पास बुला लिया ना, उससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, मुझे लगता है. ट्रू. टोटली कंप्लीटली एग्री. और मेरा सर एजेंडा आपके साथ पॉडकास्ट करने का. दैट्स अच्छा सिंपली लगता है जब इस तरह के थॉट्स हम शेयर करते हैं. इससे हमें भी रियलाइजेशन होता है. इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल और उनके लिए. इससे ये भी रियलाइजेशन होता है. देखिए, ट्रेनर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सीखता है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है ना, तो जल्दी से जल्दी सिखाना शुरू करो. और हर आदमी को, हर बिजनेसमैन को मैं कहता हूँ, आपके दो बिजनेस होने चाहिए. एक तो आपका जो बिजनेस कर ही रहे हो वो, और दूसरा वो बिजनेस कैसे करते हैं वो सिखाने का बिजनेस, या उस बिजनेस में सफलता पे कैसे पहुंचते हैं वो समझाने का बिजनेस. क्योंकि जब आप सिखाते हो, आपके अंदर की विजडम बहुत ज़्यादा डेवलप होती है. तो ये जो चीज़ें दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमें भी उतना ही हिट करती है, क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई लिमिटेशन तो है. तो मैं जो पास्ट में था, हो सकता है वहां से बेटर बन गया, लेकिन आज मेरी कोई और लिमिटेशन है और आज से बेटर मुझे बनना है. टोटली ट्रू सर. क्योंकि जब हम सिखाने लगते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज को पढ़ाना, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का वे चेंज हो जाता है. 100% एग्री. सर फिर मुझे एक 2017-18 की आपने एक बात करी, ये समझ में आ गया कि आपने एक स्पिरिचुअल लीडर के साथ आपने कनेक्ट किया और ये ग्रोथ माइंडसेट आप में था जी. लेकिन फिर भी मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, और आपने एक्स्ट्रा क्या ऐसा किया जिससे आपको ये क्लैरिटी मिली? क्योंकि जब आप बात कर रहे थे ना कि विजन होना चाहिए, तो विजन से पहले आ गया कि क्लैरिटी. तो क्लैरिटी कैसे मिली कि करना यही है? क्योंकि तब तक तो डाउट आ जाना चाहिए था कि मेरे लिए बना नहीं है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो वो कैसे किया आपने? इनफैक्ट 2010 में नौकरी छोड़ा और 2018 तक घर वालों से भी बार बार सुनने को मिलता था, तूने लाइन ही गलत पकड़ ली है. कई बार खुद भी डाउट आता था कि यार वास्तव में कहीं गलती तो नहीं कर दी. कई बार दोस्त भी कह देते थे, कोई मुंह पे नहीं कहता था, लेकिन अरे क्या कर रहा है ये, 10 साल हो गए इसको करते हुए, 8 साल हो गए, फालतू में ज्ञान देता रहता है दुनिया को. तो ये सेल्फ डाउट वाला फेज होता है. बट ये था, मुझे ये क्लियरिटी हो गई थी कि मुझे एक तो बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, पैशन आ रहा था. मैं मतलब भूख प्यास दिन रात सब भूल जाता हूँ. मतलब आज भी मेरे सेशंस, पहला सेशन कई बार मतलब एक महीने में 25 दिन मेरा पहला सेशन सुबह 5 बजे हो जाता है. और मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ. और ये सब चीज़ें मेरे अंदर 2018 के बाद आई. तो मुझे ये तो पता था कि ये फील्ड अच्छा है, क्योंकि दिल से जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं होता. टाइम का सेंस, मतलब होता है ना, टाइम गायब हो गया आपका, आपका स्पेस गायब हो गया. यू डोंट नो वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट आर यू डूइंग. आपको बस ये है कि आपको यही काम करना है. मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे सुन के उससे बदलाव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. मेरे सामने तो 100 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, और आज तो भगवान की कृपा से 10-10, 20-20 हज़ार लोग कई बार बैठे होते हैं ऑनलाइन में. और तब है ना, सेंस सारा चला जाता है. तो ये पहला चीज़ था. और इसमें भी मैं यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करता हूँ, ब्रह्मांड पे बिलीव करता हूँ, भगवान पे बिलीव करता हूँ कि भगवान मुझे अगर सिग्नल दे रहा है सही, तो फिर मुझे इसी पाथ पे टिके रहना है. तो जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल आता कि कुछ बड़ा हो जाता, कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाता. तो उससे मुझे बार बार लगता है कि यार नहीं, चीज़ें सही है, चीज़ें सही जा रही है. जैसे मैंने जितने गोल्स डेट के साथ बनाए और लोगों को डिक्लेयर किए, एंड मोमेंट तक मुझे लगता रहा कि ये गोल कभी पूरा ही नहीं होगा. लेकिन उस डेट पे कोई ना कोई मिरेकल होके वो गोल पूरा हो जाता. जैसे मुझे 2014 का बड़ा इंटरेस्टिंग सा गोल, मुझे कार लेनी थी और मैंने पूरी दुनिया को बोल दिया था इस डेट को ले लूँगा, और उस डेट तक कोई पैसा वैसा कुछ नहीं आ रहा था. लेकिन अचानक से एक ऐसा ऑफर रेडियो पे बजा, और वो भी अचानक बजा कि आज कार लो, 2 साल बाद पैसे दो. मैंने कहा वाह. उसके बाद अगले साल मुझे घर लेने का टारगेट था, और घर लेने के लिए भी मतलब 1 ही महीना बचा था, डाउन पेमेंट वगैरह कुछ भी पैसा हाथ में नहीं, 1 रुपया भी हाथ में नहीं. और उस प्रोग्राम के या उस डेट के 2 महीने पहले मेरा एक सेशन हुआ, और उसमें ऐसे ही मैंने बिजनेसमैन को मेरा 2 लाख रुपए का कोर्स पिच किया था. 2014 की बात बता रहा हूँ. और वहाँ पे 26 लोगों ने खरीद लिया ना. आई वाज लाइक व्हाट द हेल, कैसे हो गया ये. तो ये जो सिग्नल आए ना यूनिवर्स से, ये हमेशा मुझे कहते रहे यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बस होल्ड ऑन टू इट. और फिर 2018 तक थोड़ा केयरलेस भी था, चल जाएगा, हो जाएगा, दौड़ेंगे. 2018 से स्टेबिलिटी आई. सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मेडिटेशंस रेगुलर शुरू किया, तब से आज तक अफर्मेशन शुरू किया, ग्रैटिट्यूड शुरू किया,
ब्लेसिंग्स देना, ब्लेसिंग्स लेना शुरू किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया, अपने फील्ड में रोज़ अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अपने टीचर्स, मेरे कुछ टीचर्स ने कहा दान देना शुरू कर, दान देना शुरू किया। मतलब ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, 15-20 की होगी, और वो सब आज तक चल रही है और अब वो जिंदगी भर चलेंगी। कुछ चीजें था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात कर रहे हो। हाँ, बहुत वंडरफुल। सारी चीजें ऐसी थी जो 16-17 का फेज और जो पुरानी बातें आप बता रहे थे। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। सर फास्ट में चाहेंगे हम, सेल्फ डिसिप्लिन अगर मेरे को लाना है तो एक कोई प्रैक्टिकल टिप जो इमीडिएटली मैं कर सकूं। आई थिंक मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम करता है, डिक्लेयर कर दो दुनिया को, फिर आ जाता है। जैसे मैंने पूरी दुनिया को अभी डिक्लेयर कर दिया कि मैं चाय कॉफ़ी नहीं लेता, दूध वाली और शक्कर वाली, तो अब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लूँगा। मेरे लिए है कि शाम को 6 बजे के बाद मैं नहीं खाता, 15-20 मिनट आधा घंटा का बफर ज़रूर है, उसके बाद मैं नहीं खाता, तो मतलब मुझे भूखा रहना पड़े चलेगा। तो ये पूरी दुनिया को ज़िंदगी भर के लिए मैंने डिक्लेयर कर रखा है। तो अब क्या आप मेरे को बात है। कभी भी गलती से भी खाते हुए पीते हुए नहीं देखोगे। क्या बात है सर। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत बड़ा विजन और बहुत बड़ा संगत, अच्छी आदत, अच्छा गुरु। क्या बात है। लास्ट में अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहें कि ये तो कर ही लेना, इसके बिना मरना मंजूर है, लेकिन ये जरूर करना। मैं सभी को कहूँगा, देखिए, जब आपकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है, जब आपका एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त होता है, जब आपकी स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती है, और उसके साथ साथ आपको उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजीज आपके पास होती है, और फिर आपकी आदतें, जो बेसिक आदतें हैं, वो भी आप मजबूत करते हो, तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप कहते हो कि नहीं, मैं तो सिर्फ नॉलेज लूँगा और बहुत किताबें पढ़ता हूँ और उससे मेरे को सफलता मिल जाएगी, सॉरी, आपने गलत पकड़ ली चीज़ें। राइट? तो कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि बिलियनियर्स 50 बुक साल की पढ़ते हैं। तो पढ़ो साल की, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी मिसिंग है, आपके पास स्किल्स मिसिंग है। स्किल अकेली ले ली, स्ट्रैटेजी नहीं ली, और नॉलेज नहीं ली, तो स्किल अकेली भी एक लेवल के ऊपर आपको नहीं ले जा पाएगी। इसीलिए पांचों का बैलेंस, नॉलेज भी लीजिए, स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कीजिए, स्किल्स भी लीजिए, हैबिट्स भी डेवलप कीजिए, और बहुत वर्ल्ड क्लास सॉलिड एटीट्यूड। और एटीट्यूड को डेवलप करने का सबसे सरल उपाय, हर रोज मान के चलो कि आज अगर आपका लास्ट दिन है, मौत आ गई, तो कैसे होगा। कहते हैं, माई टीचर ऑलवेज टेल्स मी द बेस्ट वे टू लिव इज टू फोकस ऑन द डेथ। यू आर गोइंग टू डाई वन डे। आप गलती नहीं करोगे, आपसे गलती होगी नहीं, आप डरोगे ही नहीं, डरना भूल जाओगे कि यार मौत आने वाली है, कब तो आएगी, आज से 10 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, जब भी आएगी, फिनिश हो जाएगा। ईगो नहीं आएगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, डर नहीं आएगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी। और ये मान के चलो कि जो सामने बैठा है वो भी जा सकता है कभी भी, तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से जिंदगी बिताओ। कि आज किसी ने आपको गाली दे दी, चल छोड़ो ना यार, एक दिन मरने वाला है वो भी, मैं भी, चलो माफ किया। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स द बेस्ट वे। दैट्स रियली ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा, अगर सच में इतनी सी भी इच्छा रखते हो ना सफल होने की, तो लॉ ऑफ जो 5 है वो सब पे काम करता है। तो कोच BSR साहब सुबह मॉर्निंग में सेशन लेते हैं, वेट काय का है, जाके ज्वाइन करो। और बिना ट्रेनिंग के साइंस बोलती है सफलता नहीं मिल सकती। हाँ, तीर तुक्का लगाना है तो शौक से आपकी जिंदगी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। इस तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। वो कोच BSR को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। ये था एक नया एपिसोड, आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ। उसी के लिए हम तन मन धन से लगे हुए हैं, बिकॉज वी आर ऑन द मिशन सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।